हाय गाइस, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। कल हमने बात की थी गुप्ता पीरियड की और गुप्ता डायनेस्टी के कई अलग अलग रूलर्स के बारे में बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और गुप्ता काल के शासन प्रबंधन, समाज, आर्थिकता और सांस्कृतिक पक्ष की ओर बढ़ते हैं और उसके बारे में मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनको देखते हैं। आइए। तो गुप्ता काल में जो राजा होता था वो अपने बेटे या अपने छोटे भाई को कुमार पद पर नियुक्त करता था कि उसके बाद वो राजा बन सके। जैसे राजकुमार हम जानते हैं ना, प्रिंस। तो जो भी प्रिंस होता था उसको कुमार पद पर नियुक्त किया जाता था और मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी और उसे मंत्री परिषद भी कहते हैं। तो मंत्रिमंडल में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मंत्री होते थे, जैसे सेना को संभालने वाला अलग, गांवों को संभालने वाला अलग, और जैसे डेवलपमेंट के कार्य करने वाला, जैसे कि गांव में नहर बनवाना, अलग अलग तालाबों को खुदवाना, इस तरह के कार्यों के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए गए थे। न्याय के लिए अलग मिनिस्टर, है ना, उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता था। और उस समय की सबसे बड़ी पोस्ट थी जो मंत्रिमंडल की, वो थी कुमारामात्य और सांधवी ग्रहिका। ये दो पोस्ट उस समय की सबसे बड़ी पोस्ट थी। गुप्त काल के राजाओं के पास काफी बड़ी आर्मी थी और उन्होंने एक कर लगाया था, सेना भक्त कर। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता था कि जब भी सेना आती या जाती थी लड़ाई के दौरान, तो वो किसी न किसी गांव से जब भी गुजरते थे या फिर किसी सिटी से गुजरते थे, तो वहाँ के जो लोग होते थे उन्हीं को उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक तरह का कर होता था जो कि टैक्स के रूप में होता था, पैसे लिए जाते थे और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। उसे सेना भक्त कर कहते हैं। और उस समय लैंड रेवेन्यू भी, भू कर भी लगता था, जो कि जितनी भी उपज होती थी उसका 1/4 से 1/6 के बीच होता था। और उस समय पर फोर्स्ड लेबर बहुत प्रिवेल्ड था। जबरन मजदूरी करवाई जाती थी, जैसे तालाब खुदवाना, मंदिर बनवाना, अलग अलग कार्यों के लिए लोगों को पकड़ कर ले जाया जाता था और जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। तो ये था शासन प्रबंधन। अब आगे बढ़ते हैं और समाज के कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। तो गुप्ता काल का जो समाज था उसमें जो वर्ण सिस्टम था उसको मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाई कैसे किया गया था? जो फॉरेनर्स थे, बाहर से आए थे विदेशी, उनको क्षत्रिय वर्ण में ऐड कर दिया गया था और जो शूद्रों का स्थान था समाज में वो थोड़ा बढ़ने लगा था। उनको अलग अलग तरह के पुराण और महाकाव्यों को सुनने दिया जाता था। नहीं तो पहले सुनने की अनुमति नहीं थी उन्हें, और उस काल में उन्हें अधिकार था कि वो पूजा कर सकते हैं कृष्ण भगवान की। तो इस तो इस तरह का सामाजिक भेद उस टाइम पे था। और अस्पृश्यता की प्रथा थी, अछूतों को छुआ नहीं जाता था और बाल विवाह कर दिए जाते थे। अनेक विवाहों की प्रथा थी कि एक आदमी कई विवाह कर सकता है। और उस समय पर सती प्रथा भी बहुत चलती थी और औरतों को कोई राइट नहीं था, कि अधिकार ही नहीं था कि उनकी कोई प्रॉपर्टी हो, ना कि ससुराल वालों की तरफ से, ना कि मायके वालों की तरफ से। उनका बस एक ही प्रॉपर्टी होती थी, उनके जो गहने होते थे उसे स्त्री धन कहा जाता था, वही उनकी प्रॉपर्टी होती थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो औरतों का समाज में स्थान था वो ज़्यादा ऊंचा नहीं था, वो खराब ही था। और उस समय वैष्णवता का प्रचार हो रहा था। लोग विष्णु भगवान की पूजा करा करते थे और अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति को रखकर मंदिरों में या फिर घर में पूजा की जाती थी। आइए अब आर्थिक पक्ष देखते हैं। तो गुप्त काल में खेती करके ही लोग अपना काम चलाते थे, घर चलाते थे। और उस समय लैंड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, भूमि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और जो भूमि थी उसे कई कैटेगरीज में बांट दिया गया था। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिख रखी हैं। जैसे क्षेत्र भूमि, जहाँ पे खेती करते थे। खिला, खिला उसे कहते थे जो कि वेस्ट लैंड होती है, बंजर भूमि होती है, जहाँ पे खेती नहीं हो सकती। और वास्तु भूमि कहा जाता था उस भूमि को जहाँ पर घर और मंदिर और बड़े बड़े महल बनवाए जाते थे, है ना। और चारागाह भूमि उसे कहा जाता था, जहाँ पर अलग अलग लैंड गेजिंग के लिए यूज किए जाते थे, जहाँ पे चरवाहे अपने जानवरों को चराते थे, जैसे गाय, भैंस और बकरियां। और अपृहद भूमि, अपृहद भूमि उसे कहते हैं जो जिस भूमि पर जंगल होते हैं, जिन्हें काटना नहीं रहता है और जो उनके राज्य से थोड़ा बाहर रहते हैं, उसको अपृहद भूमि कहा जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि गुप्त काल के जो राजा थे वो अलग अलग सोने के सिक्के चलवाए थे उन्होंने, और चांदी के भी सिक्के चलवाए थे, और उन्होंने कॉपर के कॉइन्स नहीं चलवाए थे, जिससे कुल मिला के लोग सिक्कों का उपयोग नहीं कर सकते थे। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड धीरे धीरे खत्म होने लगा, दूर देशों से व्यापार खत्म होने लगा। और इसका मेन कारण ये था कि दूर देशों से जो संबंध थे गुप्त साम्राज्य के, वो अच्छे नहीं थे।
जिससे कि व्यापारियों को बहुत कठिनाइयां होने लगी। इस वजह से अब व्यापारियों ने दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश साइड के जितने भी देश थे उस समय साम्राज्य थे, उनसे व्यापार करने लगे और उसी से अपनी जीविका चलाने लगे। तो ये था आर्थिक पक्ष। अब आइए सांस्कृतिक पक्ष की ओर ध्यान देंगे। उस समय किस किस तरह के निर्माण कार्य कराए उसके बारे में देखते हैं। तो गुप्त काल में रॉक कट केव्स बनाई गई, पाषाण गुफाएं बनाई, पत्थरों को काट कर अलग अलग मूर्तियां और अलग अलग गुफाएं बनाई गई हैं। उनमें से कुछ मैंने लिखी रखी है यहाँ पे, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं, वो सबसे फेमस गुफाएं हैं और सबसे फेमस स्क्रिप्चर्स भी हैं वहाँ के। जो रॉक पेंटिंग्स की गई हैं, दीवार पर चित्रकारी की गई है, वो भी बहुत फेमस है। और मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं, जिसके अंदर बाघ की मूर्ति बनाई गई है पत्थर को काटकर, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और क्योंकि गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार हो चुका था, इस वजह से कई मंदिरों को बनवाया गया, जैसे कि 10 अवतार मंदिर झांसी में बनवाया गया, और शिव मंदिर जो कि नागौर सतना के पास में है मध्य प्रदेश में, और विष्णु और कंकाली मंदिर बनवाया गया तिगावा में, ये यूपी में है, और कृष्ण मंदिर भीतर गांव कानपुर के पास है, यूपी में ही, वहां बनवाया गया। लेकिन उस समय में वैष्णव धर्म से ज्यादा बुद्ध धर्म का प्रचार था, इसलिए कई स्तूप भी बनवाए गए जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मीरपुर खास जो कि सिंध में है, वो आज पाकिस्तान में है, और धम्मेख जो कि सारनाथ में बनवाया गया, और रत्नागिरी जो कि उड़ीसा में है। ये 3 स्तूप बनवाए गए और ये मेन है। और उस समय के जो मंदिर होते थे वो शिखर स्टाइल में बनाए जाते थे, जैसे कि आप देखते हैं ऊपर पताका लगाई जाती है, उसे शिखर स्टाइल कहते हैं। तो उस स्टाइल में ही बनाए गए थे सारे मंदिर, और उसी शिखर के नीचे गर्भगृह होता था जहाँ पर मूर्ति होती थी भगवान की। तो ये थे कुछ कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताए गुप्त काल की संस्कृति के बारे में। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमने धीरे धीरे एंशंट हिस्ट्री लगभग कंप्लीट ही कर ली है, और 1-2 ही वीडियोस बचे हैं, उसके बाद एंशंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की ओर पढ़ेंगे हम। सो अभी तक की वीडियोस में अगर आपको कहीं डाउट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ट से।